हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन देखा था और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में डिटेल पढ़ा था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी का सेकेंड चैप्टर, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, यानी कि फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है ड्रग को, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। ड्रग आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर ऑब्टेन बाय द नेचुरल हर्बल सोर्सेज आर सिंथेटिक सोर्सेज। पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रग क्या होता है। ड्रग हुआ एक केमिकल सब्सटेंट होता है जो हमें हर्बल सोर्सेज या नेचुरल सोर्स से मिलता है या सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि या तो आप हर्बल नेचुरल या हर्बल यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त करें, या सिंथेटिक या तो आप लैब में बनाएं। तो वो जो भी ड्रग होता है या तो वो नेचुरल या हर्बल सोर्स से होगा या सिंथेटिक सोर्स से होगा। अगर फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी में मेनली हम ड्रग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मेनली नेचुरल और हर्बल सोर्स से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये होता है फार्माकोग्नोसी के अंदर का ड्रग की डेफिनेशन। टेक्निकली एंड लीगली द टर्म ड्रग एज डिफाइंड इन द इंडिया अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 रीड एज फॉलो। टेक्निकली और लीगली जो ड्रग है वो डिफाइन किया गया है किसके द्वारा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द्वारा। वो नीचे दिया गया है कि उसका मतलब क्या है, ड्रग का मतलब क्या है। तो आइए हम जानते हैं उसका मतलब क्या है। तो ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल एंड ऑल सब्सटेंसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर आर इन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग आर एनिमल। यानी कि जितनी भी मेडिसिन होती है या तो वो इंटरनली यूज किया जाएगा या तो एक्सटर्नली यूज किया जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा उसका काम क्या होता है? डायग्नोसिस करना, डायग्नोस का काम करना होता है, ट्रीटमेंट का काम करना होता है, मिटिगेशन और डिजीज से हमें बचाने का काम करता है इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल, या तो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो। तो सबसे मेन पॉइंट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी मेडिसिन है या तो इसका एक्सटर्नल यूज होगा या तो इंटरनल यूज होगा। आप बता सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल यूज का एग्जांपल? चलिए हम बताते हैं आपको एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपको कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी ड्रग लेंगे तो क्या होगा? इंटरनली यूज हुआ। आप क्या ले रहे हैं? इंटरनली लेंगे, माउथ के थ्रू क्या लेंगे? इंटरनल लेंगे। और उसके अलावा अगर मान लीजिए बाहरी सरफेस पे कोई चोट लग गई या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गए जिसपे क्रीम वगैरह आप अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। वो ड्रग कैसे हो गई? एक्सटर्नल यूज हो गई। तो ये बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में हो गया। इसके अलावा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज भी काम करता है हमारा ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट अगर पढ़े हम, such substance other than the food intended to affect the structure of any function of the human body are intended to use for the destruction or vermin or insect which cause the disease in human being or animal as may be specified for the time to time by the central government by notification in official gazette। यानी कि वो सारे सब्सटेंस जो फूड के अलावा वो सारे सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं या ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट कॉज करते हैं, या तो वो कोई अदर पार्टिकल्स हो या कोई इंसेक्ट्स हो। वर्मिन्स और इंसेक्ट दोनों एक ही चीज है, जिससे वो ह्यूमन बीइंग को क्या बना देता है? कॉज कर देता है या डिजीज कॉज कर देता है, जिसका नोटिफिकेशन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती रहती है ऑफिशियल गैजेट में। जैसे आप कोविड-19 के बारे में ही देख लीजिए। अगर कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 की अगर बात करें तो क्या है? हमारे फूड के अलावा ये पार्टिकल है ना, ये फूड में तो आएगा नहीं, तो ये अदर देन पार्टिकल है। अदर पार्टिकल है, ये हमारी बॉडी में इंटर करता है और हमें क्या? डिजीज कॉज करता है। अगर ये डिजीज कॉज करता है तो इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। उसके बारे में क्या इसका प्रिवेंशन होगा, कैसे इससे बचा जा सकता है या कैसे इसको दूर हटाया जा सकता है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ये सारी चीजें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट में बताती रहती है हमें। तो यही इस पॉइंट कहने का मतलब यही है। आप इसको कोविड-19 से लिंक करके आप डायरेक्टली इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द ईच ड्रग बिकॉज they are not similar in the many aspect like the chemical, mode of action, morphological etc. If we are not classified them, we face many problem that in the drug identification, drug adverse effect and drug action। अगर सबसे पहले बात करें तो क्लासिफिकेशन, ड्रग का क्लासिफिकेशन करना क्यों आवश्यक है? ड्रग का क्लासिफिकेशन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी ड्रग के ना तो केमिकल नेचर सेम होंगे, ना तो मोड ऑफ एक्शन सेम होगा और ना ही मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होगा। अगर ना तो केमिकल सेम है, मॉडिफिकेशन सेम है और मार्फोलॉजिकल सेम है, अगर ये सेम ही नहीं है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? उसी को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन की मदद लेनी पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली हम जो क्रूड ड्रग होता है या हमारा जो ड्रग है उसके केमिकल नेचर को, मोड ऑफ एक्शन को और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को पहचानने के लिए क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें ड्रग का।
ठीक है। बेसिकली आप समझ लीजिएगा कि ड्रग का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है। तो ड्रग का क्लासिफिकेशन उसका केमिकल नेचर, मोड ऑफ एक्शन और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को जानने के लिए किया गया, क्योंकि अलग अलग ड्रग अलग अलग वर्क करती है, आप सभी लोगों को पता है। अलग अलग ड्रग जो होगी अलग अलग तरह से काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें, फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द ड्रग विथ ईच अदर क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन मेनी वे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन, ड्रग को आइडेंटिफाई करने और सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से रिक्वायर्ड होता है, यानी कि मेनी वे, क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारे क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया ड्रग को, तो उसको समझते हैं। तो अगर बात करें हम क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात करें तो क्लासिफिकेशन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली लैंग्वेज बेसिस है, किस लैंग्वेज में कहाँ पे ड्रग का क्लासिफिकेशन किया गया है, उस हिसाब से हम अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जानते हैं। ये हो गया अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि स्पीसीज, जीनस, क्लास, फैमिली, ये सारी चीजें जो है उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको डिवाइड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, उसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि जो आप लोगों को मैंने एक बार बताया था मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, पेन का एग्जांपल लेके आप लोगों को बताया था, जिसको अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो एग्जांपल जरूर आप देख लीजिएगा, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, उसका एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उसकी मार्फोलॉजिकल स्टडी की जाती है, यानी आउटर अपीयरेंस क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल, यानी कि उसका वर्क क्या होता है, अलग अलग होता है हमारी बॉडी में अलग, यानी कि हमारे लिए बुखार के लिए अलग दवा आती है, ठीक है। उसके अलावा पेट दर्द के लिए अलग दवा आती है, हेडेक के लिए अलग दवा आती है, तो सारी सभी चीजों की दवा अलग अलग आती है, इसलिए उसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ड्रग का उसके बेसिस पे उसका वर्क क्या है उस बेसिस पे हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब बेसिकली एक किसी भी ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किसी भी ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कौन सा केमिकल बहुत ज्यादा ही जरूरी है, वो सारे बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कीमोटेक्सोनोमिकल, कीमोटेक्सोनोमिकल मतलब इसमें केमिकल्स के साथ साथ उसके टेक्सोनोमिकल अरेंजमेंट को ही दोनों क्लासिफिकेशन अगर एक साथ जोड़ के हम बनाए जो भी क्लास उसे बोलते हैं कीमोटेक्सोनोमिकल, जिसमें केमिकल की भी स्टडी की जाती है और टेक्सोनोमिकल मतलब स्पीसीज, फैमिली और जीनस की भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें सेरोटोनोमिकल क्लासिफिकेशन। सेरोटोनोमिकल सेरोटोलॉजी यानी कि बेसिकली क्या है, डायग्नोसिस बेस्ड है। इसमें क्या किया जाए, बेसिकली डायग्नोस किया जाता है, उसके बाद हम टेक्सोनोमिकल अरेंजमेंट करते हैं। किसी भी ड्रग है, कोई भी ड्रग है, ड्रग के नेचर में हम डायग्नोस करेंगे, बेसिकली क्या प्रोटीन के नेचर को डायग्नोस किया जाता है। सेरोटैक्सोनॉमी में बेसिकली प्रोटीन के नेचर को डायग्नोस किया जाता है, तो प्रोटीन को हम डायग्नोस करेंगे, उसके बाद हम इसको टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर देंगे। तो ये सारी चीज हो गई हमारे क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी लोगों के जितने भी मैंने पॉइंट बताए क्या क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन, केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेरोटोसोनोमिकल क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अब आगे हम सबसे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी डिस्कनेक्टेड आर अल्फाबेटिकली सिमिलर क्रूड ड्रग, that means the crude drug which are belong to the similar alphabet, then it place the similar group. Crude drug are arranged in the alphabetical order of their Latin or English names, common name or sometimes local language name, vernacular names के भी नाम से जाना जाता है। बेसिकली अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में हम ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है क्लासिफाई करने का। सबसे पहला याद रखिए सिंपलेस्ट वे है क्लासिफाई करने का, जो कि डिस्कनेक्टेड अल्फाबेटिकली सिमिलर क्रूड ड्रग को एक साथ एक ग्रुप में अरेंज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सिमिलर अल्फाबेट, इन कभी कभी ये भी होता है इसमें कि अल्फाबेटली जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं उसको क्या करता है, सेम ग्रुप में रख दिया जाता है। इसके अलावा हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हमारे नेमिंग सिस्टम होता है, जैसे लैटिन नेम हो गया, कॉमन लैटिन नेम्स हो गया,
फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो गया या ग्रीक लैंग्वेज हो गया। तो जो इसके अकॉर्डिंग जो भी क्रूड ड्रग होगी उसको क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यह बुक के हिसाब से होता है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज होती है और उसी लैंग्वेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, ड्रग को क्लासिफाई करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्लासिफाई करें अगर इसको, तो इंडियन फार्माकोपिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया है जिसके अंतर्गत जो ड्रग को क्लासिफाई किया गया उस किस लैंग्वेज में किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में। ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है। ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया में भी उसको इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को भी इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स जिसको हम इंग्लिश में करते हैं, और ब्रिटिश, उसके बाद यूरोपियन फार्माकोपिया लैटिन में, और फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस लैटिन में होता है। इसमें कुछ हमने 4-5 पॉइंट दे रखा है। इसके अलावा आपको नोट्स में जो इसका कंप्लीट है क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का जो बुक का है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, जहाँ जो आप notescard.com साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। तो ये सारे हमने पॉइंट रख रखा है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया इंग्लिश में, ब्रिटिश फार्माकोपिया इंग्लिश में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इंग्लिश में, ब्रिटिश फार्माकोपियल इंडेक्स इंग्लिश में होता है। इसके अलावा यूरोपियन फार्माकोपिया आता है जो किस लैंग्वेज में है, तो लैटिन लैंग्वेज में है। फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस्ट जो है वो किस लैंग्वेज में है, तो वो भी लैटिन लैंग्वेज में है। आप जरूर नोट्स को एक बार देखिएगा, इसका नोट्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट्स को दिए, क्योंकि पीपीटी में या इस लेक्चर में पूरा पॉइंट कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो चीजें समझ में नहीं आनी है उस चीज को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और आपको आगे की चीज इजीली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, इन दैट क्लासिफिकेशन drug are classified on the basis of their division, class, subclasses, order, family, genus or species. It is the type of the biological classification and restricted mainly to the crude drug from the plant source. It is the criticized for its failure to recognize the organized or the unorganized nature of the crude drug in their morphological studies। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन, ये जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस है, आप लोगों को मैंने बताया था टेक्सोनॉमिकल स्टडी में क्या होता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, सब क्लासेस, क्लास और डिवीजन के बारे में स्टडी किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है और उसके बाद उस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है। यानी कि आप लोगों को पता है हर एक क्रूड ड्रग का, यानी कि हर एक क्रूड ड्रग है वो मिलता किससे है, प्लांट से। टेक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है मेनली बेस्ड होता है प्लांट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, प्लांट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही इसको रखा गया है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी प्लांट है अगर वो सेम फैमिली का है तो उसको एक फैमिली यानी कि एक ग्रुप में रखा जाएगा, अलग अलग फैमिली को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। इसी प्रकार स्पीसीज के अकॉर्डिंग, जीनस के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीजें रखी जाती है, ये होता है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल जानते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखिए, मोनोकोटिलिडन्स। सबसे हम बात करेंगे पहले मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स में क्या है, तो मोनोकोटिलिडन में पोएल्स या ग्रामिनी फैमिली। पोएल्स ये क्या है, ऑर्डर हो गया, फैमिली ग्रामिनी हो गई, और इसके अंदर ड्रग जो है वो क्या हो गया, मेज हो गया। मेज, व्हीट और राइस, मेज, व्हीट और राइस क्या हो गया, इसका ड्रग हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइकोटिलिडन्स में, तो रूटेल्स, इसके अलावा रूटेल फैमिली रूटेसी होती है, और उसके बाद से लेमन पिल, इसका ड्रग क्या है, लेमन पिल, बिल पिल, ऑरेंज पिल, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये ऑर्डर जो है ये पोएल्स यानी कि ES आ रहा है, तो आप लोग जनरली याद रखिएगा कि जो ऑर्डर्स का होता है, ऑर्डर्स का जो लास्ट होता है सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, ES, LES होता है, LES होता है, पोएल्स होता है। और फैमिली जो होती है ग्रामिनी, AE होता है, ACEAE होता है। ये क्या होता है, फैमिली का इंडिकेशन होता है, जो कि लास्ट में सफिक्स लगता है, आप लोगों को पता है ये सफिक्स होता है ACE। और जो ड्रग हो गया मेज, व्हीट, राइस, डाइकोटिलिडन्स में हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, डिवीजन अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म भी होता है। आप लोगों ने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में है, बहुत सारा डिटेल में इसको दे रखा गया है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने इसको जो PDF है उसमें इसको डिटेल दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली अगर देखें, in this type of the classification the crude drug are divided into the part of the plant like leaves, fruit, flower, wood, bark, extracted gum etc। यानी कि इसमें जो ड्रग का क्लासिफिकेशन किया गया है वो उसके
मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से किया गया। जैसे लीफ, लीफ हमें आंखों से दिखाई देती है यानी कि वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। उसका फ्रूट, फ्लावर्स, वुड, बार्क और एक्सट्रेट गम, इसके अलावा से उसके हिसाब से हम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वुड। वुड में अगर देखें सैंडलवुड, आप लोगों ने देखा होगा चंदन की लकड़ी सैंडलवुड, तो वो क्या हो गया वुड। वुड से सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी। चंदन एक नाम नहीं है, चंदन की लकड़ी है वो नाम, आप लोग समझ मत लीजिएगा, चंदन, चंदन की लकड़ी। फिर आता है बार्क्स, बार्क्स मतलब अर्जुना और सिंकोना। अर्जुना और सिंकोना जो भी होता है ये ड्रग है, वो किससे मिलती है, बार्क से मिलती है। इसके अलावा और एग्जांपल है फ्लावर, जैसे कि आप फ्लावर, फ्लावर्स का एग्जांपल, ड्रग का एग्जांपल आप सभी लोगों को पता होगा, एक बार रिकॉल कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है, क्लोव। उसके अलावा रोज, ठीक है, रोज, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट लीफ, अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स में किस चीज का आप यूज कर सकते हैं, तो लीव्स में इसका एग्जांपल हो सकता है यूकेलिप्टस हो सकता है, कोका प्लांट्स हो सकता है, डिजिटलिस हो सकता है। उसके अलावा फ्रूट्स, फ्रूट्स भी ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, जैसे लेमन और ऑरेंज का बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है। सीड्स की अगर बात करें तो नक्स बोमिका की जो सीड होती है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा कोलिशियम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें गम्स की बात करें, गम, गम्स, GUMS, गम्स का कुछ दूसरा मतलब नम समझिए, गम्स, GUMS, गम्स का मतलब हो गया अकेसिया और अगार, जो भी चीजें होती हैं ये सब, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ड्राइड जूस की फॉर्म में अगर एलोए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट के बारे में कटैचू, ठीक है, कटैचू आप लोगों ने देखा होगा कटैचू। दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हो गई एग्जांपल के बारे में मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल में। इसके अलावा मार्फोलॉजिकल क्लास में और चीजें स्टडी करें। दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, यानी कि जो भी हमें प्रैक्टिकल पर्पज किया जाता है वो किससे किया जाता है, मार्फोलॉजिकल से स्टडी करते हैं। यानी मान लीजिए किसी भी लीफ पे हमें स्टडी करनी है तो कौन सा करेक्टर हुआ, मार्फोलॉजिकल। किसी के बार्क पे स्टडी करनी है तो कैसा हो गया, मार्फोलॉजिकल करेक्टर। इसलिए बोला जाता है कि मार्फोलॉजिकल करेक्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। इवन इफ द केमिकल नेचर इज नॉट नोन और ड्रग कैन बी स्टडी इन द बेसिस ऑफ देयर मार्फोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगर मान लीजिए किसी ड्रग का केमिकल नहीं पता है आपको तो उसे किस प्रकार क्लासिफाई करेंगे, मार्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल इन द आइडेंटिफाइंग द एडल्टरेंट यूज्ड। एडल्ट्रेशन आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाई जाएगी, एडल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, लेकिन आप लोगों को कुछ मैं आउटलाइन दे देता हूं। क्योंकि एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। अगर आप मिलावट करते हो किसी चीज की, तो केमिकल की अगर मिलावट कर देते हैं तो आप केमिकल तो जान नहीं पाओगे। इसलिए मार्फोलॉजिकली बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होता है किसी भी एडल्ट्रेशन के लिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एडल्ट्रेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पपाया सीड होता है और क्या होता है, एक होती है मरीच, आप लोगों ने मरीच देखा होगा, काली मिर्च जो आती है, काली मिर्च आती है, दोनों का अगर साइज देखें तो सेम होता है, कलर भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है। उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ मार्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें केमिकली देखना होगा तो हम केमिकल कहाँ से देखेंगे उसका, भाई बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा उसका केमिकल देखना। इसलिए मार्फोलॉजिकली देख के हम उसको अलग अलग कर सकते हैं कि इसमें एडल्ट्रेट किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, ये होता है एडल्ट्रेशन और इसमें हेल्प करता है क्या, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। एनिमल ड्रग एंड द मिनरल ड्रग आर डिफिकल्टी टू क्लासिफाई बाय दिस मेथड। जो एनिमल ड्रग्स होती हैं, एनिमल ड्रग्स होती हैं, क्या होता है, एनिमल ड्रग्स में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा आती है, सिमिलरिटी बहुत ज्यादा आती है, इसलिए उसका उसका डिवीजन करना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। मार्फोलॉजिकली मतलब कि लीफ वगैरह जो भी पार्ट होते हैं अलग अलग होता है, वो थोड़ा समझने में आसानी होती है, लेकिन एनिमल ड्रग होता है इसमें बहुत ज्यादा ही दिक्कतें होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मार्फोलॉजी ड्रग आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दो ड्रग का क्लासिफिकेशन और होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसके लिए नोट्स से जरूर प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि नोट्स में इसका कंप्लीट जो कंटेंट है वो दे दिया गया। इसमें तो हमने एग्जांपल ले रखा है ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का, तो आप लोग नोट्स से जरूर प्रेफर कीजिएगा, जो आपको वेबसाइट notescard.com पे मिल जाएगी। ठीक है, और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। और इसका नोट्स आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बार बार पूछा जाता है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें, आप ड्रग को वहां पे नोट्स देखकर उसको कॉपी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, दीज आर ऑब्टेन बाय द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है वो प्लांट और एनिमल सोर्स से प्राप्त होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है वो प्लांट एनिमल सोर्स के अलावा मिनरल सोर्स से भी प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑर्गेनाइज की बात करें तो जो ऑर्गेनाइज ड्रग होता है वो हमें डायरेक्ट प्लांट पार्ट से मिलता है, यानी कि प्लांट का जो डायरेक्ट पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज ड्रग बोलते हैं। अब या तो वो ड्राइड हो या तो फ्रेश हो, जैसे लीफ हमने ले लिया, या तो लीफ को हमने लिया, या तो हमने फ्रेश ले लिया, या तो उसको हमने सुखा के लिया। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमने क्या लिया, प्लांट का पार्ट लिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होता है, प्लांट का पार्ट होता है। जबकि अनऑर्गेनाइज जो ड्रग होता है वो प्रोडक्ट होता है प्लांट का। प्लांट से अंतर्गत से जो प्रोडक्ट निकला, यानी जो भी केमिकल्स निकले, उसे क्या बोलेंगे हम, अनऑर्गेनाइज ड्रग बोलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें ऑर्गेनाइज ड्रग, तो ऑर्गेनाइज ड्रग में क्या होता है, जो सेलुलर मटेरियल होता है, यानी जैसे मान लीजिए लीफ होती है, लीफ में सेल क्या होती है, अरेंज होती है एक मैनर में। ठीक है, एक वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज होती है, और उसमें सेल क्या होते हैं, सेल इजिली सेपरेट किए जा सकते हैं, और वो कैसा होता है, सॉलिड इन नेचर होता है। तो हमें ऑर्गेनाइज ड्रग में ये याद रखना होगा कि जो सेलुलर जो एग्रीगेशन होता है वो वेल डिफाइंड होता है और वो सॉलिड नेचर की होती है। जबकि अनऑर्गेनाइज जो ड्रग होती है उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, पता ही नहीं होता है सेल कहाँ पे है कहाँ नहीं है। और उसके अलावा जो सेल का जो हमारा ड्रग होगा उसका नेचर सेमी सॉलिड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज ड्रग जो होती है, दे डिफाइन द मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, यानी कि ऑर्गेनाइज ड्रग होती है प्लांट के मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। एग्जाम्पल जैसे डिजिटलिस लीफ, इफेड्रा स्टीम और क्लोव बर्ड, तुलसी लीफ, ये सारी चीजें जो है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को दर्शाती है। तो ये होता है ऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में। जबकि अनऑर्गेनाइज ड्रग होता है जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर को बताता है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर का मतलब टेस्ट, कलर, ऑर्डर, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे आगे, बहुत ज्यादा ही डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी आप लोगों को बता देता हूं मैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर को देखने के हेल्प करती है, जैसे अगार, जिलेटिन, हनी, इसेंशियल ऑयल्स, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें होती है। ऑर्गेनाइज ड्रग का मेनली यूज होता है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जानने के लिए, और अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग होती है उसका यूज होता है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर जानने के लिए। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी तो इसमें डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि ऑर्गेनाइज ड्रग और इनऑर्गेनाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग आर प्लेस्ड टुगेदर विच शो द सिमिलर फार्माकोलॉजिकल फंक्शन और थेरेप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि इसमें क्लासिफाइड ड्रग को उस टाइप के क्लासिफाई किया जाता है जो ड्रग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ड्रग लैक्सेटिव की तरह काम कर रही है, अगर हमने कोई फिर दूसरा ड्रग ले लिया वो भी अगर लैक्सेटिव की तरह काम कर रही है, तो उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, और उनको हम एक कैटेगरी में रख देंगे। अगर कोई ड्रग लैक्सेटिव की तरह काम कर रही है और कोई ड्रग जो हो रही है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग कैटेगरी की ड्रग हो जाएंगी। तो आइए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल सबसे पहले क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और इसका एग्जांपल फार्मा ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, इसका एग्जांपल है ओपियम, कैनबिस, नक्स वोमिका। और नक्स वोमिका हेडलाइन ओके अंडरलाइन कर लीजिए क्यों, नक्स वोमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलाडोना और इफेड्रा भी होते हैं। इसके अलावा कार्बोनेटिव्स, कार्बोनेटिव्स में क्या आता है, कोरिएंडर, कार्वे, सिनामन और क्लोव, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर एग्जांपल भी हैं। अदर एग्जांपल में क्या आता है, लैक्सेटिव आ जाएगा। लैक्सेटिव में क्या यूज किया जाता है, कैस्टर ऑयल, आप लोगों ने जनरली सुना होगा कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है लैक्सेटिव के रूप में। एस्ट्रिजेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रिजेंट के बारे में, क्योंकि पिछले ईयर ये क्वेश्चन आया था एस्ट्रिजेंट। एस्ट्रिजेंट में एग्जाम्पल पूछा था एस्ट्रिजेंट का, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी कि हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें दिया गया था एस्ट्रिजेंट का एग्जाम्पल छाटिए, तो उसमें क्या आता है, कटेचू। नेक्स्ट अगर बात करें डायोरेटिक्स में, डायोरेटिक्स का एग्जांपल होता है गोखरू और पुनर्नवा। कार्डियोटोनिक्स, डिजिटेलिस और अर्जुना। डिजिटेलिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी हाइपरटेंसिव, रोल्फिया। एंटी रिथमेटिक्स, गुगुल और कोल्चिकम। एंटी ट्यूमर में आता है विंका। एंटी मलेरियल, शिंकोना। एंटी डायबिटिक, पेट्रोकार्पस और जिम्नेना साइलेवेस्ट्रो। एंटी टस्यू, वसाका, टोलुबाल्सम और तुलसी। बेटर्स में नक्स वोमिका और शिंकोना आते हैं। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर ली। इसमें तो कंप्लीट एग्जांपल नहीं दे रखा है, लेकिन आप डायरेक्ट वेबसाइट notescard.com पे जाके वहां से डायरेक्ट उसको क्लासिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछ लिए जाते हैं इससे, तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको वेबसाइट से जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसके अलावा अगर देखें कभी कभी क्या होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि
उसमें क्या होता है, कभी कभी एक एक ड्रग दूसरी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो कभी कभी उसको भी एक साथ रखना पड़ता है, क्योंकि उसके केमिकल नेचर को देखने के हिसाब से जब दोनों को डिफरेंस किया जाता है तो कभी कभी उसको एक साथ रख लिया जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अलग अलग ड्रग का अलग अलग केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट इसी के अंतर्गत फार्माकोलॉजिकल, जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल एड्स आर आल्सो अ क्रूड ड्रग, जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं जैसे हनी वगैरह होते हैं, जो एडिटिव सब्सटेंस होते हैं जैसे हनी हो गया, विच आर नॉट प्लेस द क्लासिफिकेशन बिकॉज द फार्मास्यूटिकल हैज सो मेनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। यानी फार्मास्यूटिकल एड को किसी भी फार्माकोलॉजिकल यानी कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फार्मास्यूट यानी कि ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे उसका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। याद रखिएगा फार्मास्यूटिकल एड को फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अलग अलग नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ही मल्टी पर्पज इफेक्ट होता है, इसलिए उसको अलग अलग नहीं किया गया है। इसमें कई एग्जांपल और हैं। However, the drug which are dissimilar in action of the mechanism even though the therapeutic effect is same। आप लोगों को मैंने बताया ना अभी कि कभी कभी क्या होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो डिफरेंट होता है, लेकिन जो उनका मेन पर्पज होता है यानी कि मेन मैकेनिज्म होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट होना होता है, वो सेम होता है। जैसे बल्क परगेटिव एंड इरिटेंट परगेटिव दोनों अलग अलग है, डिसिमिलर एक्शन होता है, लेकिन दोनों का काम क्या होता है, परगेटिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, it is also possible that the some drug with the two different action in the body may be classified separately at the both places, for example सिनकोना। यानी कि हो सकता है कि एक ड्रग टू टाइप के फार्माकोलॉजिकल एक्शन अलग अलग शो कर रही है, तो उसको क्या करेंगे हम दोनों क्लासिफिकेशन में रख देंगे। जैसे सिनकोना को एंटी मलेरियन में भी रखा जाता है, ठीक है, सिनकोना को एंटी मलेरियन में एंड बिटर्स में भी और स्टूमुलेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन देखिए, in this classification crude drug are put together which are content the similar chemical constituent। it is a very important aspect in the classification system because chemical are responsible for the pharmacological action। तो केमिकल क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमके केमिकल नेचर जानना है, और केमिकल नेचर कब हम जान सकते हैं, जब इसका लेबोरेटरी में टेस्टिंग करेंगे। ऐसे तो केमिकल नेचर जान नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में टेस्टिंग होता है, उसके बाद जो उसका केमिकल नेचर रहता है उसके हिसाब से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। इसका बहुत ज्यादा ही, ये भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब टाइप हम केमिकल्स में बात करें तो एल्केलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया और वोलेटाइल ऑयल हो गया। तो एल्केलॉइड्स में इपेकॉक, विंका, ओपियम, टी, इकोनाइट, ये एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल है। डिजिटलिस, लिक्वेरिस, ये होते हैं ग्लाइकोसाइड। और वोलेटाइल्स के एग्जाम्पल है पिपरमेंट, क्लोव, यूकेलिप्टस। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल और हैं। टेनिन्स हो गया, टेनिन्स का एग्जांपल हो गया काइनो, कटेचू। रेजिन्स हो गया, रेजिन्स का एग्जांपल है टेनिन्स का एग्जांपल है बेंजोइन, टोल्यूबाल्सम और एसाफोइटिडा, ये एग्जांपल है। और रेजिन का एग्जांपल है गूगल। और नेक्स्ट हम बात करें विटामिन, ईस्ट, कॉड लिवर आयल। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो पपाया और डायस्टेज ईस्ट होता है। ये सारे एग्जांपल हैं किसके, केमिकल क्लासिफिकेशन के, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता नहीं चल पाता है, ठीक है। और वो क्या कभी कभी ये भी होता है कि एक ड्रग में कई सारे केमिकल्स होते हैं, तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एल्कोलाइड्स एंड सिनकोना जो होता है, क्या एल्कोलाइड्स भी में प्लेस किया जाता है और ग्लाइकोसाइड में भी प्लेस किया जाता है, क्योंकि उसका केमिकल नेचर दोनों है, दोनों केमिकल्स को रखता है, इसलिए उसको हम दोनों जगह क्लासीफाई कर देते हैं। इसके अलावा नटमेग भी है, जिसका क्या फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल दोनों के रूप में उसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कीमोटॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन दिस क्लासिफिकेशन कंबाइन द टू क्लासिफिकेशन फॉर द डिफाइन द क्रूड ड्रग इन विच वी इन्वेस्टिगेट द ड्रग कैटेगरी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। मेनी crude drug which contains the chemical constituent which are the belong to the similar classes are correlated similar species or family or division। इसमें क्या होता है, केमिकल्स को पहले पहचाना जाता है, उसके बाद उसकी टेक्सोनोमिकल स्टडी की जाती है यानी स्पीसीज फैमिली, और उसके बाद से नई कैटेगरी बनाई जाती है और उसमें ड्रग को प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। ये उसका होता है क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा कीमोटेक्सोनोमिकल टू क्लासिफिकेशन को मिक्स करके बनाया जाता है। एक तो केमिकल नेचर पहले देखा जाता है, फिर उसके बाद उसका टेक्सोनोमिकल नेचर देखा जाता है, और दोनों को ऐड करके क्या किया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है ड्रग को, ठीक है। In this system, equal importance is given to the taxonomical status and chemical constituent. There are the certain type of the chemical which are characteristic the specific class of the plant। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, वही बेसिकली केमिकल्स को देखा गया है और उसकी टेक्सोनोमी को देखा गया है, और जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक क्लास से मैच करता है उसको एक क्लास में रख दिया जाता है, जिसका अदर क्लास से मैच करता है उसे अदर क्लास में रख दिया जाता है। ये होता है केमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। दिस कैरेक्टर्स मोस्ट ऑफन स्टडी इन द केमोटेक्सोनोमी
आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस सच एज द एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड etc. ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कीमोटैक्सोनॉमिकल में जो भी स्टडी हो रही है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस, एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड और फ्लेवोनॉइड्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और बेसिकली इन्हीं का क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है हमें केमिकोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमें एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड और फ्लेवोनॉइड्स में केमिकल अलग करना होता है, उसका स्पीसीज, फैमिली या ऑर्डर जानना होता है, उसके बाद अलग अलग क्लास में उसको प्लेस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, ठीक है। जो ये एल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, वो कौन सी क्या चीज़ें हैं, तो ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट और अगला क्लासिफिकेशन, और ये लास्ट क्लासिफिकेशन होगा, सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द हाईली स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंटीजन एंड द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू द एनिमल ड्यूरिंग द एनी इन्फेक्शन आर हार्म। ये बेसिकली प्रोटीन स्टडी होती है, प्रोटीन की स्टडी की जाती है, इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज की स्टडी की जाती है और उसके हिसाब से उसको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, यानी कि आपके अंदर कोई एंटीजन आया, अब वो एंटीजन आएगा तो आपकी बॉडी बचने के लिए एंटीबॉडीज सिक्रीट करेगी। अब वो एंटीबॉडीज के बारे में हम डिस्कशन यानी कि स्टडी करेंगे, एंटीजन के बारे में स्टडी करेंगे और दोनों को क्लासिफाई कर देंगे कि ये किस क्लास से रिलेटेड ड्रग है। इसे क्या बोलते हैं, सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बेसिकली सेरोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ब्लड फॉर डायग्नोसिस ऑफ आवर इम्यूनिटी पावर ऑफ द आर डिफाइनिंग आवर इम्यूनिटी एफिशिएंसी बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैथोजन और द इंट्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज। सेरोलॉजी बेसिकली स्टडी होती है ब्लड की स्टडी की जाती है, उसके अंतर्गत हमारी कितनी इम्यूनिटी यानी कि हमारी कितनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस है या बनी हुई है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब वो स्टडी करते हैं तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारे बॉडी में एंटीबॉडी है और वो किस क्लास की एंटीबॉडी है। इसका क्या होता है, प्रोसीजर भी होता है। इसका प्रोसीजर आपको मिल जाएगा, किसमें आपको मिलेगा, इसका प्रोसीजर हमारी वेबसाइट notescard.com पे आपको इसका प्रोसीजर मिल जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर समझा देता हूँ, क्योंकि पीपीटी में इतना कंटेंट नहीं, इतना ज़्यादा उसका चार्ट जो था इतना लंबा था, तो उसको बताना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ, आप वहाँ से प्रोसीजर को डायरेक्ट देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट प्रोसीजर को देख सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, इनिशियली क्या करना है, जैसे इनिशियली एक्सट्रैक्ट द प्रोटीन फ्रॉम द प्लांट। मैंने जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है उसमें इन्फेक्शन हुआ, या ऐसे ही हमने प्लांट से कोई भी केमिकल्स निकाल लिया, ठीक है। अब देन इंजेक्टेड इन द ब्लड ऑफ द एनिमल। फिर प्लांट, अब वो क्या प्लांट जो था, प्लांट से हमने जो एक्सट्रैक्ट निकाला, या हो सकता है वो क्या हो, डिजीज कंडीशन में हो, यानी कि वो एक्सट्रैक्ट है वो क्या हो, हार्मफुल हो हमारे लिए। अब हमने क्या किया, उस प्लांट केमिकल को हमने एनिमल ब्लड में इंटर करा दिया। उसके बाद देखेंगे हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स से हमारे, चलिए दूसरे समझते हैं, उसका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स से हमारा क्या एंटीबॉडी सिक्रीट होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में इंटर हुआ तो उस पर क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेगी। अब वो जो एंटीबॉडीज बनेगी उस एंटीबॉडीज को हम अपनी बॉडी से निकाल लेंगे, ठीक है, अपनी एंटीबॉडीज निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करेंगे, सेम यही एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे एनिमल्स पे करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे इंसेक्ट का या किसी भी बैक्टीरिया वगैरह का केमिकल्स लिया हमने और हमारे अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो अंदर एंटीबॉडीज बनेगी और उसका भी एंटीबॉडी निकाल लिया। अब इन दोनों को सेपरेटली निकाल लिया, यानी कि एंटीजन, दोनों एक्सपेरिमेंट जो किया था उसका एंटीजन और दोनों का एंटीबॉडीज, अब दोनों की अलग अलग स्टडी करेंगे। अगर मैच खा रहा होगा दोनों एक दूसरे से, अगर मैचिंग खाएगा तो उसको क्या करेंगे, एक मतलब कैटेगरी में रख देंगे। अगर अदरवाइज अगर मैच नहीं खा रहा है तो उसको क्या करेंगे, अदर कैटेगरीज में रख देंगे, ठीक है। ये चीज आप समझ में आ रही है कि अगर सेम हुआ तो उसको एक कैटेगरी में रख देंगे, अगर अलग अलग हुआ तो उसको अलग अलग कैटेगरी में रख देंगे, जिसके पास क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इसी क्या होगा, इसी को क्या हम बोलते हैं, सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर आगे हम अगले लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो आज के लिए इतना ही। आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको जो न्यू वीडियोस हैं या न्यू लेक्चर्स है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, आपको तुरंत मिल जाया करेगा, जिससे आप तुरंत वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
ठीक है, या आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस चीज़ का लेक्चर आ चुका है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्टडी को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आप डायरेक्ट यूट्यूब पे हमारे चैनल नोट्स कार्ड को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से ही आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच पाएंगे। तो इसलिए अगर नोटिफिकेशन आएंगे तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और आप लोग मैंने आपको बताया था इस लेक्चर में कि जितना भी हमने ये कंटेंट पढ़ा है, अभी पढ़ा है, ये क्या है, जो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है उस चीज़ को मैंने समझा दिया है इसमें। इसके अलावा कुछ पॉइंट हमने एक्स्ट्रा जो है अपने notesnotecard.com पे जो हमारा PDF है फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का, उसमें हमने उसको ऐड कर रखा है। वहाँ पे आप जाके उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। आपको वहाँ से डायरेक्ट लिंक से भी डायरेक्ट वो कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोगों से ये कहनी है कि अगर फ्रेंड्स कोई भी आप लोगों को टर्म्स नहीं समझ में आ रही है या कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है या हमसे कोई पॉइंट छूट जा रहा है, मान लीजिए कोई पॉइंट छूट भी जा रहा है, तो आप उसको बता दीजिए कि हाँ सर ये पॉइंट छूट रहा है, तो उसको कवर कर लिया जाएगा। आप लोगों की जो भी क्वायरी होगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उसको भी सुना जाएगा। आप डायरेक्ट हमें टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके आप हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में यानी कि यूट्यूब में जो कमेंट है उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे आपकी जो भी सारी चीज़ें आपको दूर कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।